The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले आप लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा, जहां पर आप लोगों ने वेरिएबल्स और पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस को देखा। उसके बाद आप लोगों ने कंप्लीट डेरिवेटिव को लिखना सीखा और साथ ही साथ पार्शियल डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना भी सीखा। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट पढ़ा, जहां पर आपने अल्फा, बीटा और गामा की बात की। थर्मोडायनामिक कोफिशिएंट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को देखा, पाथ फंक्शन को देखा और विद द हेल्प ऑफ फुलर थ्योरम आप लोगों ने स्टेट फंक्शन को स्टेट फंक्शन प्रूव करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने हीट कैपेसिटी को पढ़ा। हीट कैपेसिटी के अंदर आप लोगों ने फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी को देखा और साथ ही साथ Cp माइनस Cv के कुछ रिलेशंस को याद किया। उसके बाद आप लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को पढ़ा, जहां पर आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट और सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात की। उसके बाद हम लोगों ने वर्क डन निकालना सीखा, चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो या फिर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल हो। वर्क डन निकालने के बाद हम लोगों ने जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद आप लोगों ने कार्नोट इंजन, हीट पंप और रेफ्रिजरेटर कंसेप्ट को भी वहां पर देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, जो कि एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक था, लेकिन केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमें उसकी जरूरत पड़ने लगी। इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी के अंदर आप लोगों ने डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट देखा और उसके बाद हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं उसको देखा। एंट्रोपी चेंज करना सबसे पहले आप लोगों ने जो आपके बेसिक 4 प्रोसेस थे, चाहे आपका रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो, रिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर इरिवर्सिबल फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो, इन सभी प्रोसेस के लिए आप लोगों ने एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करना सीखा। उसके बाद हम लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की बात की। सबसे पहले हम लोगों ने सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग देखी, सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग देखी और गैसेस के लिए आप लोगों ने एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस को देखा, जहां पर आप लोगों ने आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस को पढ़ा और नॉन आइडियल मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस को पढ़ा। उसको पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्लैपेरन इक्वेशन को पढ़ा और क्लैपेरन इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्लोसियस क्लैपेरन इक्वेशन को भी पढ़ लिया। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, कैसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर से आप लोगों को वो सब पता तो है, लेकिन कैसे उसे प्रूव करते हैं वो सब हम आज की क्लास के अंदर करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि आपकी क्लोसियस क्लैपेरन इक्वेशन क्या होती है, जहां पर हम लोगों ने क्लैपेरन इक्वेशन को इंटीग्रेट किया था और जो इक्वेशन हमें बनकर आई थी उसको आप लोग बोल रहे थे क्लोसियस क्लैपेरन इक्वेशन। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो आपसे प्रीवियस ईयर जैम के अंदर, गेट के अंदर या फिर नेट के अंदर आपसे वो पूछे गए हैं। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, जहां पर हमने पढ़ा था मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर। और मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को पढ़ते हुए मैंने आपको वहां पर कहा था कि मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की आपके पास इन टोटल 4 एप्लीकेशंस है। पहली एप्लीकेशन आपके पास क्या है कि आप लोग विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर आप लोग रिलेशन बना सकते हो पार्शियल डेरिवेटिव और वेरिएबल्स के बीच में आखिर रिलेशंस क्या क्या है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की हेल्प से डायरेक्टली निकाल सकते हो कि आपका चेंज इन थर्मोडायनामिक पोटेंशियल क्या होता है, आपका डीए क्या होता है, डीजी क्या होता है, डीएच क्या होता है और डीए क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की हेल्प से डायरेक्ट वैल्यूज भी निकाली थी वेरिएबल्स की, आपका एस क्या होता है, आपका पी क्या होता है, वी क्या होता है और टी क्या होता है। और साथ साथ हम लोगों ने वहां पर देखा था कि आपकी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी क्या होती है। अगर आपकी कोई भी रिएक्शन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आपका स्पॉन्टेनियस है तो उस केस के अंदर आपका डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एस क्या होगा, डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, डेल्टा टी क्या होगा। इन सभी चीज़ों की बात हम लोग कर चुके हैं मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर को पढ़ते वक्त। लेकिन मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर हमें उन रिलेशंस को याद करने के अंदर हेल्प करता है, वो वहाँ पर उन चीज़ों को डिराइव नहीं कर रहा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग उन सभी रिलेशंस को प्रूव करना शुरू करेंगे जो जो आप लोग मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर के अंदर पढ़ चुके हो। अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि जब मुझे वो सारे रिलेशन याद ही हैं तो मैं उनका प्रूफ क्यों पढ़ूं, आखिर क्यों मैं अपना आने वाला 1 घंटा वेस्ट करूं और मैं अपने इन सब प्रूफ को याद करूं। तो जो क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम के अंदर थर्मोडायनामिक्स के, जो आप लोग कहते हो कि यार ये क्वेश्चन मुझे समझ ही नहीं आया, इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कैसे करूं, वो क्वेश्चन आपको समझ इसलिए नहीं आते, वो क्वेश्चन आप लोग स्टार्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप लोगों ने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर के जो डेरिवेशन है आपने उनको नहीं देखा।
हम लोग इसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी जो कि आपके सामने लिखी हुई है। क्या इक्वेशन होती है वो? ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये आपके पास एक फंडामेंटल इक्वेशन होती है और ये चीज़ आप लोग क्लास 12 से बोलते हुए आ रहे हो कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज होती है नेचुरल प्रोसेस के लिए, या फिर आपका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या रहेगी, उसका जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। या तो आपकी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या तो आपकी जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है या तो वो कांस्टेंट रहने वाली है या फिर वो लगातार इंक्रीज होने वाली है। इसका मतलब या तो आपका ds यूनिवर्स इक्वल टू 0 रहेगा। कब? जब आपके एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। या फिर आपका ds ऑफ यूनिवर्स क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। उस केस में जब आपकी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स आप कहते हो कि वो इंक्रीज होती रहती है। और रियलिटी के अंदर जो आपकी एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो हर वक्त हर सेकंड इंक्रीज होती रहती है। और जो आपका ds यूनिवर्स यानी कि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो जब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखता हूँ कि आपका जो ds यूनिवर्स है ये या तो ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। इसमें जो ग्रेटर होता है किसके लिए होता है? ये होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये जो इक्वल है किस लिए होता है? ये आपका होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस आइडियल प्रोसेस होते हैं जो कि आपका रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। इनको हम लोग कहाँ परफॉर्म करते हैं? इनको हम लोग लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो जो आपका नेचुरल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? वो आपका होता है इरिवर्सिबल। तो नेचर के अंदर आपके पास जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। और आपको अभी इस इक्वेशन से ये पता है कि जो आपकी चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर नेचुरल प्रोसेस, वो आपकी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब क्या? कि यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। इसको आप इमेजिन कैसे कर सकते हो? आप लोग मान लीजिए कि आप लोग किसी सैटेलाइट से अर्थ को देख रहे हो। चलो आप लोग सैटेलाइट से पूरे सोलर सिस्टम को देख रहे हो। तो जब आप लोग सोलर सिस्टम को देखोगे, आप लोगों ने मान लो आपने सैटेलाइट से एक पिक्चर क्लिक कर ली सोलर सिस्टम की, आपके पास पिक्चर आपके सामने है। जब आप 1 घंटे बाद फिर से सैटेलाइट से फोटो क्लिक करोगे आपके पास एक और फोटो आ जाएगी। फिर आप 1 घंटे बाद एक और क्लिक करोगे आपके पास एक और फोटो आ जाएगी। तो जब आप इन फोटो को सीक्वेंस के अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि उसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस है, मान लीजिए कि आपका जो अर्थ प्लैनेट है वो इस टाइम पे आपका अर्थ प्लैनेट यहाँ पर है। आपने जब 1 घंटे दोबारा फोटो खींचे तो उसका थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। अगर आप लोग सैटेलाइट से देखोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ डिसऑर्डरनेस हो रहा है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। कभी आपके प्लैनेट यहाँ है, कभी आपके यहाँ हो जाएंगे। चलो मान लीजिए आप लोग 1 घंटे के अंदर इतना अच्छा चेंज नहीं देख पाओगे, सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं देख पाओगे। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, हर 1 साल के बाद 6 महीने के बाद आप लोग फोटो क्लिक कर रहे हो। तो एक टाइम पे आप देखोगे आपकी अर्थ यहाँ पर है, 6 महीने में आप देखोगे आपकी अर्थ यहाँ पहुँच गई है। बाकी जो आपके प्लैनेट्स है, मार्स है वो कहीं और आ गया, प्लूटो जो है वो कहीं और आ गया। तो आपके जो प्लैनेट है अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। और सोलर सिस्टम के अंदर हमारे पास जो 9 प्लैनेट्स है, अब इस टाइम पे सिर्फ 8 प्लैनेट्स रह गए हैं, प्लूटो को इंक्लूड नहीं करते हैं अब। लेकिन साथ साथ बहुत सारे एस्टेरॉइड्स भी होते हैं जो स्पेस के अंदर है, ऐसे ही हमारे साथ जो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्पेस के अंदर और भी होती है और वो सब लगातार कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आप लोग जब सैटेलाइट से इनकी फोटोज़ को देखोगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि इनके अंदर की रैंडमनेस, इनके अंदर का डिसऑर्डरनेस टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए आप लोग बोलते हो कि जो आपका यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। आपका जो डिसऑर्डरनेस है वो हमेशा क्या रहेगा? वो इंक्रीज ही होता रहेगा, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। आपकी एंट्रोपी यूनिवर्स की हमेशा इंक्रीज होती रहती है। इसीलिए ds यूनिवर्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर नेचुरल प्रोसेस यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। लेकिन मैं बात करता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस की, जो कैसा होता है, जो कि आप लोग लैब के अंदर परफॉर्म करते हो, उस केस के अंदर आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका ds यूनिवर्स है वो इक्वल्स टू 0 यानी कि आपकी एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है, डिक्रीज वहां पर भी नहीं हो रही। रैंडमनेस में डिक्रीज आप नहीं कर सकते, रैंडमनेस में आप या तो इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप उस रैंडमनेस को ऐसे के ऐसे रख सकते हो। मान लीजिए कि आप अपने कमरे के अंदर रहते हो, आपके कमरे के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा है आपके पास। यहाँ आपका लैपटॉप रखा हुआ है, यहाँ पर आपका सेलफोन रखा हुआ है, यहाँ मान लो पानी की बोतल है, यहाँ स्टडी टेबल है, यहाँ पर आपका बेड है, यहाँ बेड के ऊपर आपकी बेडशीट है। तो अगर आप लोग उस कमरे के अंदर ना जाओ, आपको अपना कमरा हमेशा मेंटेन रखो, तो आपने मान लो मंडे के 8 बजे आपने अपने कमरे के अंदर सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह के ऊपर रखी, आपने एक फ़ोटो क्लिक कर ली। ट्यूसडे आया, ट्यूसडे को आपने फिर से अपने कमरे के अंदर क्या किया, सारी की सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखा, सेम जगह पे आपने रखा और आपने फोटो क्लिक कर ली। फिर आपके पास एक और फोटो आ गई, फिर आपने वेडनेसडे को फिर से फोटो क्लिक किया। आप ये सेम प्रोसेस कर रहे हो पूरे वीक के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपने हर दिन हर एक चीज़ को अपनी जगह के ऊपर रखा, यानी कि आपके सिस्टम के अंदर कोई भी डिसऑर्डरनेस नहीं है। तो आपकी एंट्रोपी क्या रह गई, आपकी एंट्रोपी कमरे क्या हो गई,
आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई। लेकिन मान लीजिए कि आप लोग हर दिन उठकर अपना कमरा मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आप मंडे को उठ रहे हो, आपका कमरा कुछ बिखरा हुआ है, आपका कमरा बिल्कुल ठीक है, इस टाइम मान लीजिए आपका कमरा बिल्कुल ठीक है, आपने मंडे को एक फोटो क्लिक की, आप पूरे दिन उस कमरे के अंदर रहे, चीज़ें इधर से उधर उठाई, मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा बेड को आपने हिला दिया, स्टडी टेबल आपने थोड़ी चेंज कर दिया, आपने उसके ऊपर पेन रख दिया, कुछ चीज़ों का आपने रख दिया, तो आपने ट्यूसडे को एक और फोटो क्लिक की, वेडनेसडे को फिर आप ट्यूसडे को पूरे दिन कमरे के अंदर रहे, आपने फिर कुछ चीज़ों को चेंज किया, आपने वेडनेसडे को फिर फोटो क्लिक की, तो आप लोग देखोगे कि उसके अंदर जो रैंडमनेस है वो बढ़ती हुई जा रही है। आपकी स्टडी टेबल यहाँ पर इस टाइम पे क्लियर थी, एकदम ठीक थी, लेकिन कुछ टाइम बाद आपने उसके ऊपर पेन रख दिया, आपने उसके ऊपर इरेजर रख दिया, शार्पनर रख दिया, तो उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाएगा हमेशा। तो या तो आपका डिसऑर्डरनेस हमेशा बढ़ रहा होता है या फिर आप उसे कांस्टेंट रख सकते हो। नेचर के अंदर डिसऑर्डरनेस हमेशा क्या होता है, बढ़ता रहता है, इसीलिए जो आपका DS यूनिवर्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर नेचुरल प्रोसेस यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो फिर से जाते हैं वापस, हम लोग जाते हैं मैक्सवेल बोर्न स्क्वायर के ऊपर, और मैंने आपसे वहाँ पर कहा था कि जो आप लोग पढ़ते हो क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, उसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं आज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ, आपकी जो फंडामेंटल इक्वेशन होती है DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी हेल्प से आप लोग उस चीज़ों को आज प्रूव करने वाले हो। तो ये जो मैंने यहाँ पर पेज खोला हुआ है, मैंने बहुत आगे है, मैं थोड़ा चीज़ें वापस जाता हूँ, जो हमारा आज का टॉपिक है उस तक मैं पहुँच जाता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक कहाँ है, आज हमारा टॉपिक है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। आपको इसको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। वो क्या होती है, आपकी DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपकी ग्रेटर होगी इरिवर्सिबल के, जो कि बेसिकली नेचुरल प्रोसेस होता है, और आपकी इक्वल टू होगी रिवर्सिबल के लिए, जो बेसिकली आप लोग कहाँ पर करते हो, लैब के अंदर आप लोग करते हो, लैब के अंदर आप उसे परफॉर्म करते हो। आपका DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग बिल्कुल क्या बन गया, सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स होता है। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो आपका DS यूनिवर्स है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। देखिए जब भी मैं ग्रेटर देन का यूज करूंगा, जब भी आप लोग देखोगे आने आज वाली क्लास में, जो ग्रेटर देन होगा वो आपका होगा इरिवर्सिबल के लिए, जो आपका इक्वल्स टू होगा वो आपका होगा रिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जो नेचर के अंदर अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी प्रोसेस आप लोग देखते हो नेचर के अंदर, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। आप जो लैब के अंदर परफॉर्म करते हो वो आपके कैसे होते हैं, वो आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इनके बीच में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं जब हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर रहे थे, रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो आप लोग जाकर वर्क डन वाले लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि आखिर रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोगों को ये चीज़ें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम लोग प्रूव करते हैं कि आपका DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग 0 होता है फॉर द इन द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस आपका कैसा होता है, आइडियल प्रोसेस होता है, उसके लिए आपका DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग आपका कैसा होता है, 0 होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या मान रहे हैं, लेट अस कंसीडर सराउंडिंग गिव्स DQ हीट एट टेम्परेचर T। आपके पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सिस्टम है, और ये आपके पास जो आपके पास जितना भी कुछ बाहर बचिया हो क्या है आपके पास, वो आपके पास सराउंडिंग है। अब मैं बात कर रहा हूं, हम लोग प्रूव कर रहे हैं इक्वल टू 0, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो जब मैंने आपको रिवर्सिबल प्रोसेस बताया था, मैंने आपको वहां पर कहा था कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो आपका सिस्टम होता है और जो आपकी सराउंडिंग होती है, वो इतना धीरे धीरे सराउंडिंग जो है सिस्टम को इतना धीरे धीरे हीट दे रहा होता है कि ना तो सिस्टम को पता चलता है और ना ही सराउंडिंग को पता चलता है। यानी कि ऑलमोस्ट इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो आपका टेम्परेचर डिफरेंस के अंदर कुछ भी नहीं होता। ऑलमोस्ट जो टेम्परेचर सिस्टम का होगा वही टेम्परेचर आपका सराउंडिंग का होगा। मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है और ये आपका क्या है, ये आपका सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग सिस्टम को इस तरीके से हीट दे रहा होता है, बहुत धीरे धीरे हीट देता है, ना तो सिस्टम को पता चल रहा है कि वो हीट ले रहा है, ना ही सराउंडिंग को पता चल रहा है कि वो हीट दे रहा है। यानी कि बेसिकली इनके बीच में कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। जो टेम्परेचर सिस्टम का रहेगा वही टेम्परेचर आपका किसका रहेगा, सराउंडिंग का रहेगा। तो मान लीजिए कि आपका सराउंडिंग T टेम्परेचर के ऊपर हीट दे रहा है सिस्टम का, और क्योंकि ये प्रोसेस आपका रिवर्सिबल है तो टेम्परेचर यहाँ भी T है और टेम्परेचर यहाँ भी T है। तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ क्या बोल सकते हो कि जो आपका DS सराउंडिंग है वो क्या है, माइनस का dQ/dt। dQ क्या है, अमाउंट ऑफ हीट जो आप दे रहे हो, dQ/T आपका क्या होता है, आपका ये DS होता है। तो सराउंडिंग हीट दे रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का dQ/T, ये आपका हो गया DS सराउंडिंग। ऑल्सो सिस्टम इज टेकिंग हीट एट टेम्परेचर T, रिवर्सिबल भी है। तो आप लोग क्या करोगे, सेकंड लॉ को यहाँ पर यूज कर सकते हो। आपका DS सिस्टम क्या हो गया, प्लस का dQ/T। यहाँ पर आपका सिस्टम हीट ले रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का dQ आ जाएगा। सराउंडिंग के सिस्टम क्या दे रहा है, हीट दे रहा है, तो वहाँ पर आ जाएगा माइनस का dQ/T।
तो अब आप लोग इनको कैलकुलेट करोगे। अगर आप लोग देखोगे डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग आप लोग निकालोगे, डी एस टोटल आप लोग निकालोगे, तो ये आपके पास निकल कर आएगा, ये इससे ये कट जाएगा और आपको निकल कर आएगा डी एस टोटल इक्वल टू 0। अब डी एस टोटल क्या होता है बेसिकली, डी एस टोटल आपका क्या है, डी एस यूनिवर्स, जो कि क्या बराबर निकल कर आ गया आपको, वो 0 के बराबर निकल कर आ गया। इसका मतलब आपका डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग आपका 0 के बराबर है इन केस ऑफ रिवर्सिबल, इन केस ऑफ रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपकी हीट जो है वो रिवर्सिबली फ्लो कर रही है, यानी कि बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रही है। 2 जूल आप हीट दे रहे हो, 2 साल आपको लग गए। बहुत धीरे धीरे हीट दे रहे हो, इतना धीरे हीट दे रहे हो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ही जनरेट नहीं हुआ, सेम टेम्परेचर के ऊपर आप लोग हीट दे रहे हो। तो क्या रियलिटी के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास 2 चीज़ें हैं, उसका टेम्परेचर सेम है और हीट फ्लो कर रही हो? नेचुरल सिस्टम के अंदर हीट फ्लो करने के लिए सबसे मैंडेटरी चीज़ है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। एक सिस्टम आपके पास हॉट होगा, एक सिस्टम आपके पास कोल्ड होगा, तभी तो वहाँ से हीट फ्लो होगी। मान लीजिए कि आपके पास, आप किसी कमरे के अंदर बैठे हुए और इस कमरे के अंदर क्या चल रहा है, एसी यहाँ पर चल रहा है। आप लोग बाहर से आए, इस टाइम ये चल रहा है एसी, तो कमरे टेम्परेचर क्या है, 16 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर है। आप लोग बाहर से आए, आपने गेट खोला, आप लोग अंदर चले गए, तो अब बाहर की तरफ क्या है, बाहर तो गर्मी है। मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर क्या है, 48 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर का टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही आप लोग कमरे का गेट खोलोगे तो बाहर से हीट कमरे के अंदर फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। इसे बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस। अपने आप जो हीट फ्लो करती है, कहाँ से फ्लो करती है, वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन के अंदर हीट अपने आप फ्लो कर दे, तभी तो आपका कमरा धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा होना शुरू कर देता है। इसीलिए आप लोग क्या बोलते हो कि अगर आप लोग एसी को ऑन कर रहे हो तो अपने कमरे को बंद रखो ताकि बाहर से हीट अंदर ना आए और आपका कमरा ज़्यादा देर तक ठंडा रह सके। तो ये एक प्रोसेस होता है। इसे आप कैसे बोलते हो, ये प्रोसेस कैसा होता है, ये आपके पास होता है नेचुरल प्रोसेस होता है। इसकी बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। अभी हम लोगों ने देखा कि जो आपका डी एस यूनिवर्स है, यानी कि डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग है, वो आपका इक्वल टू 0 है इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। But this is a ideal system as heat can't flow without a temperature difference। अगर आपके सिस्टम और सराउंडिंग में कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट अपने आप से फ्लो नहीं कर सकती। हालांकि आप लैब के अंदर चीज़ जो कर सकते हो उसको आप क्या बोलते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसलिए आप बोलते हो कि सिर्फ लैब के अंदर ही आप लोग रिवर्सिबल प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हो। नेचर के अंदर जो आपके पास प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रोसेस आपके कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस आपके सारे के सारे होते हैं। तो आप लोगों ने रिवर्सिबल के लिए प्रूव कर लिया, आप प्रूव करते हैं इरिवर्सिबल के लिए। क्या होता है सिस्टम, आपके पास इक्वेशन क्या होती है, डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग ऑलवेज ग्रेटर देन 0। आप बोल सकते हो कि जो आपका डी एस यूनिवर्स है वो आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। अब बात करते हैं कि आखिर वो कीप ऑन इंक्रीजिंग क्यों है, वो इंक्रीज क्यों हो रही है। मान लीजिए आपके पास कोई सराउंडिंग है, ये आपके पास क्या है, सिस्टम है। सिस्टम आपका ठंडा है, मान लीजिए कि ये क्या है, एसी वाला कमरा है जहाँ पर आपका एसी चल रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, टीसी है। बाहर क्या है, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर का टेम्परेचर क्या है, टीएच है। एच मतलब क्या, हॉट बॉडी, सी मतलब क्या, कोल्ड बॉडी। तो आपकी हीट ऑटोमेटिकली फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। इसे आप लोग क्या बोलते हो, नेचुरल फ्लो बोलते हो। जो आपका फ्लो चल रहा है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। अब मान लीजिए कि आप लोग सिर्फ हॉट बॉडी का डेल्टा एच निकालने में इंटरेस्टेड हो, तो हॉट बॉडी ने, मान लीजिए कि हॉट बॉडी ने क्यू अमाउंट की हीट सिस्टम को दी है, तो आपकी डेल्टा एस एच क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू अपॉन टी एच। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हीट बाहर दी है। अब बात करता हूँ कोल्ड बॉडी की, तो कोल्ड बॉडी ने तो हीट ली है, तो कोल्ड बॉडी का डेल्टा एस क्या हो जाएगा, प्लस का क्यू अपॉन में टी सी। इसका इसने किस टेम्परेचर पे हीट ली है, टी सी के ऊपर ली है। इसने किस टेम्परेचर पे हीट दी है, टी एच के ऊपर दी है। तो ये आपका हो गया माइनस क्यू अपॉन टी एच, ये आपका हो गया प्लस का क्यू अपॉन में टी सी। अब आप इनको ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे, डेल्टा एस टी इक्वल टू डेल्टा एस एच प्लस डेल्टा एस सी। तो इनको ऐड करके देखते हैं क्या निकल कर आएगा। डेल्टा एस टी आपका आ गया माइनस का क्यू अपॉन टी एच प्लस क्यू अपॉन में टी सी। क्यू आपने यहाँ पर क्या लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस टी सी माइनस का 1 बाय टी एच। 1 अपॉन टी सी प्लस का माइनस का 1 अपॉन टी एच, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का है। यहाँ पर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, टी एच इंटू टी सी ऊपर क्या आ जाएगा, टी एच माइनस का टी सी आ जाएगा। अब आपको पता है कि आपकी जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए कोल्ड बॉडी से, तो टी एच आपका बड़ा है किससे, टीसी से आपका टीएच बड़ा है। ये आपको क्या है, ये आपको पता है। तो टीएच माइनस टीसी क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया। टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है केल्विन स्केल के अंदर, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है।
क्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट जो वो दे रहा है, अमाउंट ऑफ हीट भी आपकी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, यानी कि डेल्टा एस टी आपका ग्रेटर देन जीरो हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या, आपका डीएस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या, डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग ग्रेटर देन जीरो हो गया, जो आपको प्रूव करना था, जो बेसिकली आपका नेचुरल प्रोसेस के लिए आपका होता भी है कि आपकी एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है वो क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है टाइम बाय टाइम। आप इसको एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग के साथ भी इसे आप प्रूव कर सकते हो। उसमें कैसे प्रूव करोगे, मान लीजिए आप कह रहे हो कि आपके पास ये हॉट बॉडी है, आपके पास ये कोल्ड बॉडी है, जब ये मिल जाएंगी तो आपके पास तो क्या एक फाइनल टेम्परेचर आपके पास आ जाएगा। जब हम लोग एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो आपका फाइनल टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है, NHCpH TH प्लस NCCpC TC डिवाइडेड बाय क्या, NHCpH प्लस NCCpC। ये आपका होता है TF निकालने का फॉर्मूला। मान लीजिए हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग सेम सब्सटेंस ले रहे हैं और सेम अमाउंट ले रहे हैं, यानी कि क्या NH इक्वल टू NC है और आपका CpH इक्वल टू क्या है, CpC है। तो आपका फॉर्मूला घटकर क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा TF क्या हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर का, TH प्लस TC डिवाइडेड बाय 2। इसकी भी हमने बात की थी जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग को पढ़ा था। तो मान लीजिए आप लोग इसको एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से प्रूव करना चाहते हो तो उससे भी आप इसे प्रूव कर सकते हो। आपकी हॉट बॉडी आपकी कोल्ड बॉडी मिल गई, आपने इसको मिक्स कर दिया और दोनों की दोनों बॉडी आपकी एक फाइनल टेम्परेचर तक पहुंची। वो फाइनल टेम्परेचर आपका क्या है, TH प्लस TC डिवाइडेड बाय 2। अगर आप लोग डेल्टा एस निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, सिर्फ इस प्रोसेस के लिए NCP ln TF बाई TH, और TC निकालने के लिए क्या निकालोगे, डेल्टा एस निकालोगे, कैसे निकालोगे, NCP ln TF बाई TC। आपको पता है कि आप लोग TF को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, TH आपको पता है, आपको TC पता है, TF को कैलकुलेट कैसे करता है वो आपको पता है। आपका TF होता है TH प्लस TC डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप लोगों को इनको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू के अंदर पुट कर दीजिए वैल्यू। डेल्टा ST आपकी क्या है, डेल्टा SC प्लस डेल्टा SH। डेल्टा SC की वैल्यू क्या होगा, ये NCP ln TF बाई TH, ये मैंने पुट करी है डेल्टा SH की वैल्यू सॉरी। तो आपका डेल्टा SH क्या हो जाएगा, आपका TF अपॉन में TH। TF आपका क्या है, TF आपका है TH प्लस TC डिवाइडेड बाई 2, और नीचे आपके पास क्या है, TH आपके पास पहले से ही है। तो मैंने TF बाई TH क्या लिख दिया, TH प्लस TC अपॉन में 2TH, और मैंने यहाँ पर TF बाई TC क्या लिख दिया, TH प्लस TC अपॉन में 2TC। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू को बस यहाँ पर पुट किया है। उसके बाद आपको पता है कि ln A प्लस ln B क्या होता है, ये आपका होता है ln ऑफ A इंटू में B। तो मैंने क्या किया, NCP को मैंने कॉमन ले लिया, NCP मैंने कॉमन ले लिया, ln A और ln B को मैं करूँगा तो मैंने क्या कर देंगे, दोनों के साथ में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या बन जाएगा, TH प्लस TC का स्क्वायर, TH प्लस TC का स्क्वायर, नीचे क्या है 2TH इंटू में 2TC क्या बन गया, 4TH TC बन गया। अब अगर आप इस इक्वेशन से प्रूव कर दो कि आपका डेल्टा ST हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप लोग ये बोल सकते हो कि आपका डेल्टा S यूनिवर्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसको प्रूव कर दीजिए। आपको पता है कि जो आपका TH है वो ग्रेटर देन क्या है, TC है, ये आपको पता है, क्योंकि हॉट बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, कोल्ड बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो TH ग्रेटर देन TC, TC को इधर ले आइए, TH माइनस TC क्या ग्रेटर देन 0, साइड में स्क्वायर कर दीजिए, TH माइनस TC का स्क्वायर क्या ग्रेटर देन 0। अब क्या करो, दोनों साइड आप लोग 4TH TC को ऐड कर दीजिए। जो मैं क्वांटिटी को ऐड कर रहा हूँ वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, 4 पॉजिटिव है, TH पॉजिटिव है, TC पॉजिटिव है, 4TH TC भी पॉजिटिव है। तो मैंने दोनों साइड क्या किया, 4TH TC को मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब आपको पता है कि जो आपका TH माइनस TC होता है ये क्या होता है, ये आपका होता है TH स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर माइनस का 2TH TC। आपने बाहर यहाँ पर क्या है, 4TH TC आपके पास पहले से ही है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा TH स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर प्लस का 2TH TC, और ये आपके पास क्या बन गया, TH प्लस TC का होल स्क्वायर बन गया। ये आपके पास बन गया TH प्लस TC का होल स्क्वायर बन गया। और आप यहाँ से बोल सकते हो कि TH प्लस TC का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4TH TC। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपके एक्सप्रेशन के अंदर ऊपर टर्म क्या थी, TH प्लस TC का स्क्वायर था, नीचे क्या था, 4TH TC था। अब आप लोग कह रहे हो कि TH प्लस TC का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 4TH TC है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 4TH TC है। इसका मतलब जो ये
क्वांटिटी है ये हमेशा कैसी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। अगर ln के साइड में आपके पास 1 से बड़ा नंबर है तो ln1 के ऊपर जितना भी नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए ln2 हुआ, ln3 हुआ, ln 1.7 हुआ, ये क्वांटिटी कैसी होती है, ये क्वांटिटी सारी की सारी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पास जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपके पास पॉजिटिव है। आपके पास Cp पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है, तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका डेल्टा एस टी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब आपका डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आप यहां से प्रूव कर पा रहे हो कि आपका डेल्टा एस यूनिवर्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर नेचुरल प्रोसेसेस। तो सभी आपने यहां पर प्रूव कर दिया कि आपका डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, आपका डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि आपका कैसा होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। अब हमने आखिरकार ये फंडामेंटल इक्वेशन जो मैं आपसे कह रहा था, हमने इस फंडामेंटल इक्वेशन को आखिर क्यों पढ़ा, क्योंकि इस फंडामेंटल इक्वेशन की हेल्प से, जो हम लोग स्टार्टिंग के अंदर पढ़ी थी, इस फंडामेंटल इक्वेशन की हेल्प से हम लोग प्रूव करने वाले हैं अपने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। कैसे हम लोग उसको बता सकते हैं कि आपका डेल्टा जी जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्या उसकी कंडीशंस होएगी, जो उन सब चीज़ों को हम लोग आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने प्रूव कर लिया कि आपका डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू 0 होता है फॉर किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए, ग्रेटर देन 0 होता है फॉर इरिवर्सिबल के लिए। तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पता है वो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि आपका जो डी एस सिस्टम है प्लस डी एस सराउंडिंग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने वाला है। लेट अस कंसीडर सराउंडिंग गिव्स हीट डी क्यू एट टेम्परेचर टी। तो आपका डी एस सराउंडिंग क्या हो गया, माइनस डी क्यू बाई टी हो गया। डी एस सराउंडिंग के ऊपर आप हमेशा सेकेंड लॉ को अप्लाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि मान लीजिए कि आप लोग कमरे के अंदर हो, कमरे में एसी ऑन है, कमरे के अंदर कमरे का टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस है। आप लोग बाहर से आए, बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, आपने गेट खोला तो बाहर से हीट अंदर फ्लो होगी। ये आपका कमरा है, बाहर से हीट क्या होगी, अंदर फ्लो होगी। यहाँ टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, अंदर टेम्परेचर कितना है, 16 डिग्री सेल्सियस है। तो जब आपकी सराउंडिंग से आपकी हीट जब कमरे के अंदर फ्लो हो रही है तो इसका टेम्परेचर तो आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन क्या बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग आपके पास बहुत बड़ी है। इस टाइम पे सराउंडिंग बहुत बड़ी है, तो थोड़ी बहुत हीट चली जाएगी तो इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका मतलब सराउंडिंग आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही सिस्टम को हीट दे रही है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हुए वो हीट दे रही है तो आप वहां पर सेकंड लॉ को अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए मैंने सराउंडिंग के लिए क्या किया, सेकंड लॉ को अप्लाई कर दिया और मैंने डी एस सराउंडिंग क्या लिख दिया, माइनस का डी क्यू बाई टी, डायरेक्टली मैंने उसे लिख दिया। तो आप लोग क्या करो, आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए। पुट करोगे तो क्या पुट करोगे, डी एस सिस्टम माइनस डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इरिवर्सिबल के लिए क्या, जो आप लोग बोलते हो, जो आप लोग, तो आप लोग जब बात कर रहे हो इरिवर्सिबल के तो क्या लगाओगे, ग्रेटर देन 0 लगाओगे। जब आप लोग बात करोगे रिवर्सिबल के लिए क्या लगाओगे, इक्वल टू 0 लगाओगे। तो जब आपने इक्वल टू 0 लगाया तो आपने क्या बोला, डी एस सिस्टम इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। ये क्या आपने क्या बोला, डी एस सिस्टम इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी क्यू बाई टी। इसीलिए जब आप लोग सेकेंड लॉ को पढ़ते हो तो आप लोग वहां पर बोलते हो कि जो आपका डी एस सिस्टम होता है वो आपका क्या होता है, इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ये जो हीट है ये रिवर्सिबल आनी चाहिए। इसका मतलब क्या, प्रोसेस आपका रिवर्सिबल होना चाहिए। तो अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल होगा तो आपका डी एस सिस्टम इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाई टी के बराबर है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो डी एस क्या होता है आपका, ग्रेटर देन डी क्यू बाई टी आपका हो जाता है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आपके आते हैं कि अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक भी कर दे, अगर आपका प्रोसेस क्या कर दे, एडियाबैटिक भी कर दे। एडियाबैटिक मतलब क्या होता है, आपका डी क्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ये भी कैसा कर दिया मैंने, एडियाबैटिक कर दिया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपका डी क्यू क्या हो गया, डी क्यू आपका 0 हो गया। अगर आपका डी क्यू 0 हो गया तो डी एस सिस्टम क्या हो गया, 0। लेकिन यहाँ पर आपका डी एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 हो गया। अगर आपका सिस्टम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो डी एस सिस्टम आपका ग्रेटर देन 0 है। अगर आपका सिस्टम रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो आपका डी एस इक्वल टू 0 हो गया। यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि सर आप कह रहे थे कि आपका पी वी एस टी एच जी ए यू ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके स्टेट फंक्शन है। अगर ये स्टेट फंक्शन है तो आपका डी एस एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक इरिवर्सिबल के लिए ग्रेटर देन 0 और एडियाबैटिक रिवर्सिबल के लिए इक्वल टू 0 कैसे आ गया।
चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे क्या हो, इरिवर्सिबल हो, क्योंकि रिवर्सिबल क्या है, पाथ है। तो आपकी एंट्रोपी पाथ के ऊपर डिपेंड करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो तो स्टेट डिपेंडेंट है। तो वो पाथ को चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज क्यों हो रही है? एक केस में वो इक्वल टू 0 आ रहा है और एक केस के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू, एक केस में ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नेट के अंदर भी और गेट के अंदर भी, जैम के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पूछ सकता है वो यही पूछ सकता है आपसे कि जब आपको प्रोसेस कैसे दे देगा, एडियाबैटिक दे देगा और आपसे वो डीएस को कैलकुलेट कर लेगा। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल तो डायरेक्टली बोल दो कि आपका डीएस सिस्टम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। लेकिन अगर आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो भाई उस केस के अंदर आपका डीएस 0 नहीं होगा, वो कोई ना कोई वैल्यू देगा और 0 से बड़ी आपसे वो क्या देगा, वैल्यू देगा। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर ये ग्रेटर देन 0 क्यों है और यहाँ पर इस केस के अंदर ये इक्वल टू 0 क्यों है। लेकिन उससे पहले हम लोग वैल्यूज को याद करते हैं कि आखिर हमें क्या क्या याद होना चाहिए। उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, जो चीज़ हमें याद करनी है उसको वहाँ पर इकट्ठा लिख देंगे। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक के केस के अंदर आपका डीएस सिस्टम क्या, 0, डीएस सराउंडिंग क्या, 0, डीएस यूनिवर्स क्या, 0, क्योंकि डीएस सिस्टम भी 0 है, डीएस सराउंडिंग भी 0 है। डीएस सराउंडिंग क्या होता है, माइनस का dq/t, अगर dq 0 तो आपका डीएस सराउंडिंग भी 0, और डीएस यूनिवर्स क्या होता है, डीएस सिस्टम प्लस डीएस यूनिवर्स, तो वो अगर ये दोनों 0 तो आपका ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो डीएस सिस्टम आपका ग्रेटर देन 0 होता है। आपने अभी भी देखा, प्रूफ भी करेंगे इसको। आपका डीएस सराउंडिंग क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये तो आपका क्या होता है, माइनस dq/t होता है। अगर आपके पास dq 0 तो आपका डीएस सराउंडिंग क्या हो गया, 0। डीएस यूनिवर्स क्या होता है आपके पास, डीएस सिस्टम प्लस डीएस सराउंडिंग, तो ये आपके पास 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या, आपका डीएस यूनिवर्स भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो ये चार्ट आपको एज इट इज याद होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके लिए आपका डीएस सराउंडिंग क्या है, जो आपका प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो उसके लिए डीएस सिस्टम क्या है, डीएस यूनिवर्स क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए बच्चे सोचते हैं कि यार इसको मैं कैसे करूँ, यहाँ पर यूनिवर्स आ गया, यहाँ पर सराउंडिंग आ गया, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आते हैं, तो इस टॉपिक को भी आपको कवर कर जाना है। इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, जब हम प्रूफ करेंगे तो समझ जाएंगे आखिर चेंज क्यों आ रहा है। और साथ साथ जब हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज पढ़ा था, जब मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ लिया, आप लोगों ने इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ लिया, आप लोगों ने रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ लिया, आप लोगों ने इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ लिया, तो जरा लेक्चर्स के अंदर पीछे जाइए और वहाँ पर देख के आइए क्या हम लोगों ने इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट किया था। मैं हर रिकैप में बोल रहा हूँ कि हमने किया था, लेकिन किसी ने भी अब तक ये कमेंट नहीं किया कि सर आपने नहीं किया। एक्सेप्ट एक कमेंट मेरे पास आया था, शायद नाम जयश्री था, और उन्होंने बहुत अच्छे से लेक्चर्स को देखा है, शायद उन्होंने अच्छे से फॉलो किया होगा। तो उन्होंने मुझसे कमेंट किया था कि सर हमने अभी तक इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर है, शायद मैंने उसे मिस कर दिया। तो हमने इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन आज हम लोग उसे पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए इस लेक्चर को भी, और इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर आप लोग कैसे एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हो उसकी भी आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर बच्चे कोर्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं और जो चीज़ मैं नहीं बताता और मैं फिर भी उसे बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछते हैं। ऐसे ही बच्चों का, जो कोर्स को बहुत डीपली फॉलो कर रहे होते हैं, ऐसे ही बच्चों का नेट क्लियर होता है। बाकी जो लोग ऊपर से पढ़ रहे होते हैं, डाउट नहीं पूछ रहे होते हैं, वो लोग अपने खुद के कंसेप्ट बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और शायद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने वाला होता है वहाँ पर दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो आपको डाउट्स पूछने पड़ेंगे, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा उस कमेंट को देखकर कि मैं जब बार बार रिकैप में बोल रहा हूँ, मैंने बल्कि आज के रिकैप के अंदर ही मैंने ये बात बोली है कि हम लोगों ने एंट्रोपी चेंज निकाला है रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन का, जबकि मैंने नहीं निकाला। लेकिन मुझसे कोई चीज़ पूछ ही नहीं रहा, इसलिए मैं बार बार उसे बोलता रहता हूँ कि एटलीस्ट मुझसे कोई तो पूछे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे पास वो कमेंट आया। तो जयश्री, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के केस के अंदर कैसे आप लोग एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हो। बस इस वीडियो के अंदर बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप लोग वीडियो को आधा देख रहे हो तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आधा ज्ञान लेने से अच्छा है कि आप लोग बिल्कुल भी ज्ञान ना लो, या तो पूरा देखिए या फिर बिल्कुल भी मत देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आने वाला है, इफ एंट्रोपी इज स्टेट फंक्शन देन व्हाई द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस इज डिफरेंट इन केस ऑफ रिवर्सिबल
एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल क्या है, एक पाथ है। अगर एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तो वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करनी, उसको पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन भी तो है, तो वो स्टेट के ऊपर तो डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आप कह रहे हो कि आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई ए स्टेट है, ये आपके पास कोई बी स्टेट है। एक आप गए रिवर्सिबल से, एक आप कैसे गए, इरिवर्सिबल से, आप यहाँ तक गए हो, ठीक है। ये आप गए हो रिवर्सिबल के लिए, ये आप गए हो इरिवर्सिबल से। मैं मानता हूँ कि रिवर्सिबल से जाओगे तब भी अलग, तब भी सेम वैल्यू आनी चाहिए, और जब आप इरिवर्सिबल जाओगे तब भी सेम वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन वो कब आएगी, जब आप लोग एक सेम स्टेट तक पहुँचोगे। अगर आपकी स्टेट चेंज हो गई तो ds की वैल्यू पक्का चेंज होगी, क्योंकि ds स्टेट के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है। अब स्टेट कैसे चेंज हो रही है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ds हमारे पास ये फॉर्मूला हमने वहाँ पर डिराइव किया था, CV ln T2/T1 प्लस R ln V2/V1। तो ये फॉर्मूला हमने देखा था रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, तब भी आप लोग इसी फॉर्मूले को अप्लाई करोगे और इसी फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग ds को कैलकुलेट करने वाले हो। लेकिन इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन वो जनरली आपको एग्जाम के अंदर नहीं देता, वो आपको एग्जाम के अंदर इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन देगा, वो आपको तब देगा जब वो साथ में आपको प्रोसेस कैसा दे देगा, एडियाबैटिक भी दे देगा। और एडियाबैटिक के होते ही आपकी वैल्यूज अलग अलग आने लग जाएगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के ऊपर। जैम के अंदर क्वेश्चन आया था 2011 के अंदर आई थिंक, और उस क्वेश्चन को करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने वहाँ पर पूछा था। उसने आपको बोला था कि आपका सिस्टम एक बार रिवर्सिबल गया और एक बार इरिवर्सिबल गया, डेल्टा इसके लिए भी निकाल दो, डेल्टा एस इसके लिए भी निकाल दो, और उसने आपको बोल दिया कि आपका प्रोसेस कैसा है, एडियाबैटिक है। अब आपको पता है कि एडियाबैटिक के लिए आपका ds, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल तो इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहला स्टेप तो बिल्कुल सिंपल सा है, रिवर्सिबल जाओगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल जाओगे तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी और कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूले सेम, लेकिन वैल्यूज क्या, अलग अलग। वैल्यूज अलग अलग क्यों, क्योंकि आपकी जो फाइनल स्टेट है वो अलग अलग हो रही है। फाइनल स्टेट अलग अलग कैसे हो रही है उसको देखते हैं। मान लीजिए आपकी इनिशियल स्टेट क्या है, ए आपकी इनिशियल स्टेट है और टेम्परेचर आपका क्या है, T1 है। अब आप लोग क्या कर रहे हो, प्रोसेस को एडियाबैटिक के लिए जा रहे हो। मान लीजिए आप लोग कैसे जा रहे हो, रिवर्सिबल जा रहे हो, रिवर्सिबल एडियाबैटिक जा रहे हो, रिवर्सिबल और एडियाबैटिकली जा रहे हो, रिवर्सिबल और एडियाबैटिकली जा रहे हो। अब आपको पता है कि एडियाबैटिक होते ही प्रोसेस अगर आपका एडियाबैटिक है तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा, टेम्परेचर आपका डिक्रीज होगा। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक्सपेंशन का केस। अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है और एक्सपेंशन आपका हो रहा है तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा ही होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा था। अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा ही होगा। तो डिक्रीज तो आपका रिवर्सिबल में भी होगा, डिक्रीज आपका इरिवर्सिबल में भी होगा। मान लीजिए वो डिक्रीज और कहाँ चला गया, T2 में चला गया। T2 रिवर्सिबल इसको बोल रहा हूँ मैं, और T2 इरिवर्सिबल के अंदर मैं इसको बोल रहा हूँ। और ये आपका, ये टेम्परेचर आपका बराबर नहीं होता, ये आपके नॉट इक्वल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोगों ने वहाँ पर कैसे देखा था कि आपका टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोगों ने वहाँ पर यूज़ किया था, फर्स्ट लोगो क्या था आपका, dq इक्वल टू क्या होता है, du माइनस का w। ये आपने बोला था जो आपका du होता है, जो आपका du होता है वो क्या होता है, dq माइनस का w। फिर आपने कहा था कि जो आपका एंट्रोपी चेंज होता है, जो आपका dq होता है, जो आपका dq होता है किसके लिए, जो आपका dq होता है एडियाबैटिक क्या होता है, इक्वल टू क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। तो आप वहाँ से कहते हो आपका du है वो क्या है, माइनस के w के बराबर है, यानी कि NCV dt है वो आपका बराबर है PdV माइनस के। तो अगर आपका एक्सपेंशन होगा, अगर आपका dV ग्रेटर देन 0 है तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपने वहाँ से बोला था। आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि NCV dt इक्वल टू क्या, माइनस का w। अब रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, डन रिवर्सिबल का, और NCV dt इक्वल टू क्या, माइनस का w इरिवर्सिबल। ये क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं इसी को दोबारा ले लेता हूँ एक बार, NCV dt इक्वल टू क्या, माइनस का w रिवर्सिबल, और NCV dt इक्वल टू क्या, माइनस का w इरिवर्सिबल। अब आपको ये बात पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, ज़्यादा होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अगर वर्क डन ज़्यादा तो dt भी ज़्यादा होगा, अगर वर्क डन ज़्यादा तो dt भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर आप लोग रिवर्सिबली गए हो, एडियाबैटिकली गए हो, तो टेम्परेचर डिक्रीज तो होगा, लेकिन वो टेम्परेचर डिक्रीज ज़्यादा होगा। अगर आप लोग इरिवर्सिबल गए हो, क्योंकि इरिवर्सिबल के अंदर आपका वर्क डन क्या होता है, कम होता है। तो अगर ये वैल्यू कम तो आपका dt भी कम, अगर ये वैल्यू कम तो आपका dt भी कम। dt का कम होना मतलब क्या, आपका टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा, आपका टेम्परेचर कम डिक्रीज होगा। इस बात को दिमाग में डालिए कि आपका जो वर्क डन है वो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ज़्यादा होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस से। इरिवर्सिबल जो वर्क डन होता है वो आपका
कम होता है, रिवर्सिबल जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वो आपका ज़्यादा होता है। अगर रिवर्सिबल का वर्क डन आपका ज़्यादा हो गया तो आपका dt भी ज़्यादा हो गया। dt ज़्यादा मतलब क्या, डिक्रीज हो रहा है, और dt ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है तो आपका टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज होगा। किस केस में, रिवर्सिबल केस के अंदर। लेकिन अगर बात करूं इरिवर्सिबल की तो उसके अंदर टेम्परेचर आपका ज़्यादा डिक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब जो ये T2 रिवर्सिबल है ये ज़्यादा डिक्रीज होगा। रिवर्सिबल में टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 500 केल्विन है, ये डिक्रीज हो कितना हो गया, 300 केल्विन हो गया। तो इरिवर्सिबल में डिक्रीज कम होगा, ये मान लीजिए 350 केल्विन तक ही पहुंचेगा। तो इसका मतलब क्या, T2 इन केस ऑफ इरिवर्सिबल ज़्यादा, T2 इन केस ऑफ रिवर्सिबल। इस चीज़ को समझिए, जो आपका T2 है वो रिवर्सिबल केस के अंदर अलग आएगा, इरिवर्सिबल केस के अंदर सॉरी, इरिवर्सिबल केस के अंदर आपका अलग आएगा। तो अगर आपका T2 अलग अलग आ गया तो जब इस फॉर्मूले के अंदर आप लोग T2 की वैल्यू को पुट करोगे तो आपकी वैल्यूज़ भी अलग अलग निकल कर आएंगी। इसीलिए आपका रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केस के अंदर आपके ds की वैल्यू अलग अलग निकल कर आती है। फॉर्मूले आपके सेम रहेंगे रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन और इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, लेकिन वैल्यूज़ अलग अलग निकल कर आएंगी, क्योंकि जो आपकी फाइनल कंडीशन होगी, फाइनल स्टेट होगी, जो आपका T2 होगा ये आपका अलग अलग हो जाएगा। अगर आपका प्रोसेस कैसा होता है, एडियाबैटिक होता है। अगर आपने उसमें कोई और प्रोसेस दिया, आइसोथर्मल दिया, कोई और प्रोसेस दिया, तो उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए भी जो आपकी वैल्यूज़ आएंगी वेरिएबल्स की वो आपके पास अलग अलग निकल कर आएंगी। तो फॉर्मूले आप लोग सेम यूज़ करने वाले हो रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। दोनों के लिए फॉर्मूले कैसे यूज़ करोगे, सेम यूज़ करोगे, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी अलग अलग आएंगी, क्योंकि जो आपकी स्टेट है, फाइनल स्टेट है, वो आपकी अलग अलग हो जाएगी। T2 भी आपका अलग होगा रिवर्सिबल के लिए, आपका V2 भी अलग होगा, वो सब चीज़ें आपकी अलग होंगी। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आप यूज़ करते हो पॉइजन इक्वेशन इन केस ऑफ एडियाबैटिक। अगर आपका प्रोसेस रिवर्सिबल तो आप लोग वहाँ पर पॉइजन इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। तो वेरिएबल्स की जो आपकी इंटरेस्ट, जो वेरिएबल्स को रिलेट करने वाली जो आपकी इक्वेशन है, एक किस्म लगाओगे पॉइजन इक्वेशन, सेकंड में आप लोग कोई और इक्वेशन लगाओगे। तो अगर आपकी इक्वेशन ही अलग अलग हो गई तो आपकी फाइनल स्टेट अलग अलग हो जाती है। और क्योंकि आपकी फाइनल स्टेट अलग अलग है इसीलिए आपकी ds की वैल्यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के अंदर अलग अलग आ रही है। रिवर्सिबल में 0, इरिवर्सिबल में ग्रेटर देन 0 इन केस ऑफ एडियाबैटिक, क्योंकि आपकी फाइनल स्टेट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके पाथ अलग अलग हैं तो आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। बिल्कुल, आपके अगर पाथ अलग अलग हैं तो वैल्यू आपकी सेम आनी चाहिए, लेकिन आपकी फाइनल स्टेट भी तो सेम होनी चाहिए। अगर फाइनल स्टेट ही चेंज हो जाएगी तो, और आपका फंक्शन तो स्टेट फंक्शन है तो वो स्टेट के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है, तो अगर आपकी स्टेट चेंज हो गई तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्यों आपका ds जो है वो चेंज होता है, एडियाबैटिक के अंदर अलग होता है। तो उसको प्रूव भी कर लेते हैं हम लोग। आप कह रहे थे कि आपका जो फॉर्मूला क्या है सेम है, मैथमेटिकली भी प्रूव होना चाहिए। आपका जो फॉर्मूला क्या है सेम है रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए भी और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए भी। आप कह रहे थे कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए आप क्या यूज़ करते हो, पॉइजन इक्वेशन को यूज़ करते हो, यानी कि जो वेरिएबल्स होने वाले हैं इस स्टेट के अंदर और इस स्टेट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको आप लोग रिलेट करते हो विद द हेल्प ऑफ पॉइजन इक्वेशन। इक्वेशन क्या हो जाएगी, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। आप T1 को एक जगह ले जाइए, T1 बाई T2 क्या हो गया, V2 V1 बाय गामा माइनस 1 पावर के अंदर आ गया। दोनों साइड क्या ले लीजिए, लॉन ले लीजिए। लॉन ऑफ T1 बाई T2 इक्वल टू क्या, पावर आपके पास आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई ln V2 बाई V1, आप उसको लिख सकते हो। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, गामा माइनस 1 को आप लिख सकते हो R अपॉन में CV। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि जो आपका गामा होता है वो क्या होता है, CP बाय CV होता है, और CP माइनस CV क्या होता है, R होता है। तो जब आप इनको यूज़ करोगे तो आप लोग लिख सकते हो गामा माइनस 1 को R अपॉन में CV कर देखिएगा, आप लोग इजीली इसको कर लगते हो। तो गामा माइनस 1 को आपने लिख दिया R अपॉन में CV ln V2 बाई V1। आप लोग क्या करो, अब यहाँ पर इस CV को आप लोग इधर ले जाइए, तो क्या लिख दोगे, CV ln T1 बाई T2 इक्वल टू क्या हो गया, R ln V2 बाई V1। तो इसका आप लोग क्या कर दीजिए, आप लोग इसको उल्टा कर दीजिए, इसको क्या लीजिए T2 बाई T1 कर दीजिए, तो आपके पास बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव को इधर ले आइए, तो आप लोग क्या बोल सकते हो, CV ln T2 बाई T1 इक्वल टू माइनस का R ln V2 बाई V1। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, CV ln T2 बाई T1 आपका बराबर हो गया माइनस के R ln V2 बाई V1 के। इक्वल है मैग्नीट्यूड में और साइन अपोजिट है, एक साइड माइनस है एक साइड प्लस है, तो ये कट जाएंगे, तो आपका ds क्या आ जाएगा, ds आपका आ जाएगा इक्वल टू 0 आपके पास निकल कर आ जाएगा इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो आप लोगों ने पहले प्रूव किया था। आप लोग इसे मैथमेटिकली भी आप लोग इसे प्रूव
प्रूफ कर सकते हो। अब इन केस ऑफ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक कैसे प्रूव करोगे? देखिए आपको पता है कि CVln T2/T1। अब आप कह रहे थे कि अगर आपका प्रोसेस कैसा होता है, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक होता है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब आपका प्रोसेस आपका इरिवर्सिबली जाएगा तो मान लीजिए स्टार्टिंग टेम्परेचर कैसा है, 500 केल्विन है, तो ये गिरेगा कम, तो यानी कि 350 केल्विन तक जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 300 केल्विन तक जाएगा। वर्क डन रिवर्सिबल में ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा टेम्परेचर गिरेगा, ज़्यादा टेम्परेचर इसका गिरेगा, इसका मतलब ये 500 से कहाँ चला गया, 300 चला गया। लेकिन इरिवर्सिबल का वर्क डन कम, अगर वर्क डन कम तो dt कम, dt कम का मतलब क्या, टेम्परेचर कम गिरेगा, टेम्परेचर कम गिरेगा तो कहाँ तक पहुँचेगा, 350 केल्विन तक पहुँचेगा। इसका मतलब क्या, T2 in case of irreversible is greater than T2 in case of reversible। जो आपका फाइनल टेम्परेचर है रिवर्सिबल का वो कम होगा, जो फाइनल टेम्परेचर होता है इरिवर्सिबल क्या होगा, आपके पास ज़्यादा होगा। तो आप लोग बोल सकते हो T2 CVln T2/T1, जो T2 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इरिवर्सिबल का, अगर आपका T2 ज़्यादा होगा तो ये पूरी टर्म आपकी ज़्यादा हो जाएगी। CVln T2/T1 रिवर्सिबल का लूँगा तो आपका T2 कम है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस चीज़ को आप लिख सकते हो माइनस का Rln V2/V1 से, आपने अभी यहाँ पर प्रूव किया है। इस चीज़ को आप लोग क्या लिख सकते हो, माइनस का Rln V2/V1। तो आपकी ये वाली टर्म क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसको आप इधर ले आइए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन गया डेल्टा S, ये आपके पास बन गया डेल्टा S ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा S आपका ग्रेटर देन 0 हो गया इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे, क्योंकि क्वेश्चन आप लोग एक बार कर लोगे तो आप लोग इजीली इन चीज़ों को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, CSIR नेट के अंदर आया था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे सोचते रह गए कि यार इसमें तो यार मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी आ गया, इसमें तो सराउंडिंग भी आ गया, सिस्टम भी आ गया, तो मैं कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करूँगा। और जो बच्चे थर्मोडायनामिक्स से डरते हैं वो एक्चुअली इसी चीज़ से डरते हैं। वो डरते हैं कि कहीं सराउंडिंग ना आ जाए, वो डरते हैं कि कहीं यार मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ना आ जाए, वो डरते हैं कंडीशन ना भर दे, एडियाबैटिक ना भर दे, रिवर्सिबल ना भर दे, इरिवर्सिबल ना भर दे। तो अगर आप लोगों को हर चीज़ समझ में आ रही है तो ये जो चीज़ें आपके पास कंडीशन जो आपको गिवन होती है एग्जाम के अंदर, ये आपकी हेल्प करने के लिए होती है। जितनी ज़्यादा कंडीशंस होगी क्वेश्चन उतना ही छोटा हो जाता है। तो क्वेश्चन आपसे देखिए कह रहा है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एट 300 केल्विन from 1.0 decimeter cube to 10.0 decimeter cube and finally attains a mechanical equilibrium। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि आपका प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल है। इसकी बात करेंगे जब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बेसिकली आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि आपका प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल आपका प्रोसेस है। व्हाट आर द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग रिस्पेक्टिवली। आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है और आपसे सिर्फ पूछा गया है कि आपका डेल्टा एस सिस्टम क्या है और आपका डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है। CSIR के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, अभी रिसेंटली आया हुआ है क्वेश्चन में, कोई ईयर याद नहीं, मैं शायद ईयर यहाँ पर लिखा भी नहीं हुआ और मुझे ईयर याद भी नहीं है। तो आपको सिर्फ ये बताना है, और आपको पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आपका डी सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग ये आपका इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होता है, यानी कि दोनों आपके पास इक्वल आएंगे और मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा, अलग अलग होगा। ये चीज़ के पता होते ही आप लोग क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो वैसे ही काट सकते हो। यानी कि आप लोग अगर यहाँ पर तुक्का मारना चाहो तब भी आप लोग किस में मारोगे, ए और डी के अंदर मारोगे। तो बेसिकली सिर्फ एक प्रेजेंटेंस को पढ़ते ही आप लोगों ने 2 ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर दिया। अब आप लोगों को सिर्फ डेल्टा एस को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपके पास है ही, फॉर्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, NCVln T2/T1 प्लस Rln V2/V1, ये आपके पास फॉर्मूला है। प्रोसेस क्या है आपके पास, आइसोथर्मल यानी कि T1 T2 क्या है बराबर, तो इसको तो आप इग्नोर कर दीजिए। इसको तो आपने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। यहाँ पर भी n आएगा, मोल क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। R की वैल्यू भी उसने दे रखी है, ln आपको पता है, मतलब V2 आपको पता है और V1 आपको पता है, तो ln V2/V1 भी आपको पता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कोई कैलकुलेशन भी इसके अंदर बहुत हार्ड नहीं है। 10/1 करोगे, 10/1 करोगे तो ln 10 आ जाएगा। ln 10 इंटू में क्या करोगे, आर की वैल्यू क्या करोगे, इंटू में 2 करोगे। इसको क्या कर दो 2.303 इंटू में log ऑफ 10 कर दो, इंटू में क्या कर दो 2 कर दो। log 10 की वैल्यू आपको पता है 2.303 आपको पता है, 2 आपको पता है, मल्टीप्लाई कर दो, निकल कर आ जाएगा 4.6 कैलोरी पर केल्विन। तो आपका जो ए ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। तो विद इन 1 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो थर्मोडायनामिक्स बहुत ईजी आपसे पूछी जाती है, बशर्ते आपको हर चीज़ समझ में आई हो। अगर आप लोग सिर्फ फॉर्मूले को याद करने वाले हो तो आपका कोई भी बिल्कुल भी क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओगे, बल्कि आप उन क्वेश्चन को देखकर एग्जाम के अंदर डर हो जाओगे और आपका मोटिव जो है वो थोड़ा थोड़ा कम ही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जैम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इनिशियली एट 300 केल्विन एंड ए प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन
पहला कैसा केस क्या है, रिवर्सिबली। सेकंड कैसा है, इरिवर्सिबली, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर अंटिल द फाइनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ आर। तो जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है कि आप लोग डेल्टा एस कैसे निकालते हो रिवर्सिबली एडियाबैटिक के लिए, और डेल्टा एस कैसे निकालते हो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था आईआईटी जैम के अंदर। आपको बतानी थी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर, यानी कि आप आर को सोल्व मत कीजिएगा, जो वैल्यू आएगी उसकी टर्म में आ जाएगी। तो आपको पता है कि डेल्टा एस रिवर्सिबल एडियाबैटिक क्या होता है, सिंपली पता है, जीरो होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, जीरो इंटू में आर लिख दो, इन टर्म्स ऑफ आर बता दिया आपने, जीरो इंटू में आर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका आंसर क्या है, जीरो इंटू में आर आपके पास हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। इरिवर्सिबली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर अंटिल द फाइनल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो सबसे पहले फिजिकल क्वेश्चन है, तो आपको जो जो चीज़ें गिवन है वो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। क्या गिवन है आपको, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है, यानी कि T1 आपको पता है क्या है 300 केल्विन है। फिर यहाँ पर आपको क्या पता है, P1 पता है, P1 क्या है आपके पास 10 एटमॉस्फेयर है। अगर आपको एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया हुआ कोई भी, तो आपको जो फाइनल प्रेशर होता है उसको आप क्या मानते हो, एक्सटर्नल प्रेशर मानते हो। तो P2 भी आपको गिवन क्या है, 2 एटमॉस्फेयर, आपको P2 भी गिवन है। आपको क्या गिवन नहीं है, आपको T2 गिवन नहीं है। फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला आपके पास ये रहा, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, NCV ln V2 बाय ln T2 बाई T1, T2 बाई T1, T2 बाई T1। आपका फॉर्मूला P में, तो यहाँ पे क्या ले लो आप, CP ले लो ना, माइनस का NR ln P2 बाई P1, ये आपके पास फॉर्मूला है। आपका जो प्रोसेस कैसा हो रहा है, आपको T1 पता है, P2 पता है, P1 पता है, R के टर्म में पूछा गया है तो R छोड़ दीजिए आप, और आपको मोल गिवन है कि आपको क्वेश्चन के अंदर मोल गिवन है, उसको देख लेते हैं। तो 1 मोल आपको गिवन है, तो आपको 1 भी पता है, आपको 1 भी पता है। तो आपको CP नहीं पता, आपको CP नहीं पता, कोई बात नहीं। आपको T2 बाई T1, आपको सिर्फ T2 निकालना है, क्योंकि आपको CP नहीं पता तो कोई बात नहीं, CP को आप लोग R के टर्म्स के अंदर लिख सकते हो, वो चीज़ें भी इसके अंदर आराम से हो जाएंगी। तो 1 मोल ऑफ आइडल गैस इनिशियली एट T1, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के अंदर आपको CP गिवन होना चाहिए, क्योंकि उसने आपको गैस का नाम भी नहीं दिया है। तो CP उसने क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, कोई बात नहीं, CP उसने क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो CP आपको गिवन होगा ln T2 बाई T1 माइनस का R ln P2 बाई P1। P1 पता है, P2 पता है, T1 पता है, आपको T2 निकालना है। तो T2 को कैसे निकालोगे, वो इंटरेस्टिंग है। T2 को निकालिए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कीजिए, डेल्टा एस आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लोगे इस केस के अंदर भी। रिवर्सिबल के लिए 0 हो गया, 0 इंटू में R। इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा वो देखिए। आपको CP की वैल्यू यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपकी CP की वैल्यू कितनी गिवन है, मान लीजिए यहाँ पर आपको CP की वैल्यू 1.4 R गिवन है। मैं एज ही ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई CP की वैल्यू पता नहीं कितनी गिवन थी, लेकिन मान लीजिए आपको CP की वैल्यू कितनी गिवन है, 1.4 R आपको CP की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। तो इस चीज़ से आप लोग इसको निकाल कर देखिएगा, CP की वैल्यू 1.4 ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कर देखिए कैसे आप लोग इस क्वेश्चन को करते हो, कैसे आप लोग T2 निकालोगे। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं जब मैंने आपको वर्क डन निकालना सिखाया था एडियाबैटिक केस के अंदर, कि कैसे आप लोग इरिवर्सिबल को वर्क डन निकालते हो, आप कैसे T2 को निकालते हो। तो अगर आप लोगों को T2 को निकालने में कोई दिक्कत है तो वो लेक्चर देखिए, जहाँ मैंने एडियाबैटिक के प्रोसेस आपको बताया था, उसके अंदर मैंने आपको T2 को निकालना सिखाया है। तो उसकी आपसे T2 को निकालिए, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कीजिए, उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नेट के अंदर और गेट के अंदर आपसे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैम के अंदर तो ये क्वेश्चन आ चुका, और नेट के अंदर भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आया हुआ, बस वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ। ये क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया। CP की वैल्यू आप ले सकते हो कितनी, 1.4 R, मैंने ऐसे ही लिख दी, पता नहीं एग्जाम के अंदर क्या थी। तो आप लोग CP की वैल्यू 1.4 R यहाँ पर लेकर चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, जो हमारा आज का टॉपिक था। बेसिकली हम लोग तो बाहर रह गए, उसके अंदर ही रह गए हम लोग तो हमारा टॉपिक आज क्या है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। देखिए, मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर की हेल्प से आप लोगों ने स्पॉन्टेनिटी को इन सब रिलेशन से आपने वहाँ पर बताया था। आपने वहाँ पर कहा था कि स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना। स्टेबिलिटी का मतलब क्या, आपकी एनर्जी का डिक्रीज होना, यानी कि जितनी भी आपके पास एनर्जी की टर्म थी, पोटेंशियल की टर्म थी, डेल्टा एस था, डेल्टा जी था, डेल्टा ए था, डेल्टा यू था, ये सब आपके पास कैसे थे, लेस देन 0 के आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आपका प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अब ये जो कांस्टेंट थी ये कैसे लिखते थे आप लोग, आप मान लो H की बात कर रहे हो तो H के पास क्या है, H और P है, तो डेल्टा H एस पी ग्रेड लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा G लिखोगे तो क्या हो जाएगा, P और T हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन आप लोग लिख चुके हो, सब आप लोग यहाँ पर याद कर चुके हो। S और P के लिए आपने कहा था कि S और P से एरो कहाँ जा रहा है, मेरा दूर जा रहा है, तो डेल्टा S और डेल्टा P आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और कंडीशन कैसे लिखोगे, अगर आप लोग S को लिख रहे हो तो एक बार H और P ले लीजिए, और एक बार क्या ले लीजिए, U और V ले लीजिए। तो आप लोग लिख रहे थे कि आपका डेल्टा S एच पी कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, डेल्टा S U V कॉन्स्टेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने ये
12 रिलेशंस आपने वहाँ पर याद किए। जब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्राइटेरिया ऑफ स्पोनेंटी पढ़ा था, आप लोगों ने 12 रिलेशंस को वहाँ पर आपने अच्छे से याद कर लिया था। अब आपको इनको प्रूव भी करना है। प्रूव कैसे करेंगे आप लोग, जो हमने अभी इक्वेशन पढ़ी है, जो हमने स्पॉन्टेनिटी की फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी है, उसकी हेल्प से हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं। फटाफट से इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे कैसे प्रूव करते हैं, आपको पता है कि जो आपका डी सिस्टम प्लस डी सराउंडिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। कंसीडर दैट सराउंडिंग गिव्स हीट डी क्यू एट टेम्परेचर टी, तो सेकंड लॉ लगा लेते हैं। मैंने क्या लगाया, डी सराउंडिंग क्या हो गया, माइनस का डी क्यू बाई टी। मैंने यहाँ पर सराउंडिंग के लिए सेकंड लॉ क्यों लगाया, मैंने आपकी बात आपको बता दी है। तो उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। डी सिस्टम क्या हो गया, माइनस का डी क्यू बाई टी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा आपके पास, टी डी एस माइनस का डी क्यू। मैंने टी एस सिस्टम क्या लिख दिया, मैंने सिर्फ डी एस लिख दिया। तो टी डी एस माइनस का डी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई टी। टी आपके पास पॉजिटिव होता है तो आप इधर की तरफ ले आ सकते हो। अगर आपके पास टी नेगेटिव होता तो आप उसे इनइक्वालिटी के उधर नहीं ले जा सकते हो, लेकिन आपका टी पॉजिटिव उसको ले जा सकते हो। बाकी इसका कोई लेने देने नहीं है आज की क्लास के अंदर, छोड़ो आप इस बात को छोड़ो। तो टी आपका पॉजिटिव है तो आप उसको इधर लेकर जा चुके हो। तो आपके पास क्या बन गया, टी डी एस माइनस का डी क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास ये बन गया है। अब इस इक्वेशन से हम लोग सारी चीजें प्रूव करेंगे, देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको पता है कि जो आपका डी क्यू है वो क्या होता है, डी यू माइनस का डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, माइनस का पी डी वी, ये आपको पता है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए। डी क्यू क्या हो गया, डी यू प्लस पी डी वी। अब इस डी क्यू की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं। डी क्यू की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पुट कर रहे हैं। पुट कर दीजिए वैल्यू को। सिर्फ प्रूफ बता रहा हूँ, प्रूफ याद करना आपको जरूरी भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोग इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। तो डी क्यू वैल्यू हमें पुट करो तो क्या होगा, टी डी एस माइनस का डी क्यू क्या है आपके पास, डी यू प्लस का पी डी वी। डी यू प्लस का पी डी वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपने यहाँ पर प्रूव कर दिया, आपने यहाँ पर पुट कर दिया। टी डी एस माइनस का डी यू माइनस का पी डी वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन गया। ये आपका बन गया। आपको क्या प्रूव करना है कि आपका जो आपको एक्सपोनेंटली प्रूव करना है कि जो आपका डी एस है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है। कब आपका ग्रेटर देन 0 होता है, यू और वी की टर्म्स के अंदर। ये हम लोग प्रूव करने वाले हैं। यहाँ पर कैसे प्रूव करोगे, पहले आप लोग क्या करो, यहाँ पर आपके पास 3 वेरिएबल है, एस है, यू है और वी है। तो एक बार 2 कांस्टेंट ले लीजिए, अलग अलग कांस्टेंट लेते रहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया, एस और वी कांस्टेंट ले लिया। अगर आपका एस कांस्टेंट तो डी एस 0, अगर आपका वी कांस्टेंट तो आपका डी वी 0। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका माइनस का डी यू है, जो आपका माइनस का डी यू है, कांस्टेंट क्या लिया, एस और वी लिया, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर माइनस था तो मैंने माइनस उधर लिया, मैंने इक्वलिटी को चेंज कर दिया। तो क्या हो गया आपके पास, डी यू एस वी लेस देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर की लेस देन किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए है। इक्वल्स टू किसके लिए है, आपके पास रिवर्सिबल के लिए है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपके पास लेस देन है, आपके पास जो भी आपके पास लेस देन ग्रेटर देन निकल कर आएगा वो किसके लिए आएगा, इरिवर्सिबल के निकल कर आएगा। जो इक्वल्स टू है वो किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए है। तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब आप क्या कीजिए, एस और यू कॉन्स्टेंट कर दीजिए। आपका क्या निकल कर आ जाएगा, एस और यू अगर आपका कॉन्स्टेंट हो गया, अगर आपका एस और यू कॉन्स्टेंट हो गया, दोनों क्या एस और यू आपका कॉन्स्टेंट हो गया 0 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब माइनस का पी डी वी एस यू के ऊपर क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो क्या पी तो आपका हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है। इसका मतलब क्या आपका माइनस का डी वी एस यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। माइनस को बदल के तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्या बोल सकते हो, डी वी आपका लेस देन इक्वल टू 0 हो गया एस यू वी के ऊपर। तो इस तरीके से आप लोग 3 रिलेशन को प्रूव कर सकते हो सिर्फ एक इक्वेशन की हेल्प से। इस इक्वेशन की हेल्प से आप लोग 3 स्पॉन्टेनिटी को प्रूव कर सकते हो। लेकिन हमें कितने प्रूव करने हैं, 12 प्रूव करने हैं। हमें प्रूव करने हैं 12 इक्वेशंस। तो आपके पास ऐसे कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, अगर आप लोग एक इक्वेशन से 3 प्रूव कर रहे हो, आपको टोटल 12 प्रूव करें तो आपके पास कितनी होनी चाहिए, ऐसी 4 इक्वेशन आपके पास होनी चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, तो हमने फर्स्ट लॉ का तो यूज कर लिया। फर्स्ट लॉ का यूज करके हमने क्या किया, एक इक्वेशन बना दी। मान लीजिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, 2 बोल रहा हूँ। मैं अगली इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, यहाँ से देखिए, फ्रॉम द मैथमेटिक इक्वेशन ऑफ एंथैल्पी। एच क्या होता है आपका, यू प्लस पी वी होता है। डी एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पर भी क्या ले लो, डी ले लो। तो डी एच क्या हो जाएगा, डी यू प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी, ये आपका हो गया। फिर आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस का डी यू माइनस का पी डी वी को एक साइड ले आओ, माइनस का डी यू माइनस का पी डी वी एक साइड ले आओ। ये आपका हो गया माइनस का डी एच प्लस का वी डी पी के बराबर। मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि पिछली इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या है, पिछली इक्वेशन के अंदर आपके पास क्या है, माइनस का डी यू माइनस का पी डी वी है। आप लोग इसको चेंज कर सकते हो किससे, डी एच प्लस का वी डी पी से आप इसको चेंज कर सकते हो। वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपके पास एक और इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। फिर आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसको कांस्टेंट लेकर देखिए, एक बार इसको कांस्टेंट लेकर देखिए, एक बार इसको कांस्टेंट लेकर देखिए। आप लोग यहाँ से इसको भी क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। तो 3 और प्रूव कर लिया आपने। अब आपको एक और प्रूव करना है, तो आपने फर्स्ट लॉ को यूज़ कर लिया, आपने एंथैल्पी की इक्वेशन को यूज़ कर लिया। तो आप किसकी इक्वेशन को यूज़ करोगे, आप लोग गिब्स की इक्वेशन को भी यूज़ कर लीजिए। फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ जी क्या होता है, जी इक्वल टू एच माइनस का टी एस। डी यहाँ पर भी ले लीजिए, डी आप यहाँ पर भी ले लीजिए। डी जी क्या हो जाएगा, डी एच माइनस का टी डी एस माइनस का एच डी टी।
TDS माइनस का DH को, TDS माइनस का DH का आपका ये हो गया, तो TDS माइनस का DH आपका पिछली इक्वेशन के अंदर था, ये रहा TDS माइनस का DH आपका इस इक्वेशन में था। तो TDS माइनस TH की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लीजिए, पुट करोगे तो आपके पास 3 नए वेरिएबल आ गए, DG भी आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ से आप लोग 3 और निकाल सकते हो, इन 3 को और निकाल लीजिए। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, फ्रॉम द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ A, ये आपका A इक्वल टू U माइनस का TS होता है। सेम वही प्रोसेस करना है, इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है। आप लोग नोट्स करना देखिए मैंने कैसे इन चीज़ों को प्रूव किया हुआ है, आपको प्रूव करना भी आना चाहिए कैसे आप लोग इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया प्रूफ के ऊपर, बेसिकली बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ का यूज़ कर लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ H का यूज़ कर लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ H का यूज़ कर लिया, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ A का यूज़ कर लिया। तो 4 चीज़ों का यूज़ किया, 4 इक्वेशन बनाई, 2-2 क्वेश्चन करा आपने, हर एक इक्वेशन से 3-3 को आपने प्रूव करते गए, टोटल आपको 12 प्रूव करें तो आपने 12 की 12 प्रूव कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग ये ऐसे ही प्रूव कर सकते हो, आप लोग मैक्सवेल को यूज़ करते हुए भी आप इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करते हैं मैक्सवेल को यूज़ करते हुए? आपको पता है कि आप लोग DU कैसे निकालते हो, आप लोग DU कैसे निकालते थे? आप वहाँ पर कहते हो जो डी को साइड में क्या है, एक तो S है और एक क्या है, V है। तो आप क्या करते थे, DS लिख दिया और DV लिख दिया। S से एरो दूर जा रहा है, T की तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है पॉजिटिव, और T पे जा रहा है तो TDS हो गया। V से एरो पास आ रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। कहाँ से आ रहा है, P से आ रहा है तो यहाँ पर P लगा दिया। तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को वेरिएबल्स की तरफ इसको बस एक एरो को यहाँ से मोड़ देना है, एक को आपको यहाँ पर मोड़ देना है, वेरिएबल्स की तरफ आपको इसको मोड़ना है। जैसे कि मान लो आप लिख रहे हो TDS माइनस का PDV इक्वल्स टू DU, तो आपको वेरिएबल्स की तरफ इसको क्या कर देना है, मोड़ देना है। ये जो आपका ग्रेटर देन है किसके लिए है, इरिवर्सिबल के लिए। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल के लिए। किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए। तो जब आप इसको इधर लेकर आओगे, किसको, DU को इधर ले आइए, ये अब इक्वेशन बन गई। ये वो सेम इक्वेशन आपने अभी देखी है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, 3 स्पोनेंटी को प्रूव कर सकते हो। उसके बाद आप क्या निकालो, उसके बाद DG को निकाल लीजिए। ये आपके पास DG है, ये आपके पास DG हो जाएगा। ग्रेटर देन किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए है, इरिवर्सिबल के लिए है, इक्वल टू किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए है। तो आपको क्या करना है, जो आप लोगों ने वहाँ पर प्रूव किए थे, जितने भी आप लोगों ने अभी तक इक्वेशंस देखी थी, जितने भी आप लोगों ने रिलेशन याद किए थे मैक्सवेल को यूज़ करते हुए लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जहाँ पर आप लोगों ने इक्वल टू को लगाया था, वो सारे के सारे रिवर्सिबल के लिए थे। वो सारे के सारे किसके लिए थे, रिवर्सिबल के लिए थे। अगर आप लोगों को इरिवर्सिबल निकालना है तो आप क्या करोगे, उसको वेरिएबल्स की तरफ उसको ग्रेटर देन कर दो। उसके बाद DG को इधर ले आइए, यहाँ से आप लोग 3 प्रूव कर दिए स्पॉन्टेनिटी को। तो आप लोग इसकी हेल्प से भी उनको प्रूव कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया कैसे आप लोग इन चीज़ों को प्रूव कर सकते हो। प्रूफ आपको याद हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस चीज़ें याद होनी चाहिए, कब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, कब आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, कैसे कैसे आप लोग इन चीज़ों को प्रूव करते हो, एक बार आपको वो भी पता होना चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्या था, आपको डेल्टा S निकालना आना चाहिए। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सेम फॉर्मूला होगा, वैल्यू अलग आएंगी क्योंकि आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और आपको डेल्टा S निकालना आना चाहिए एडियाबैटिक इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। तो आज की क्लास के अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ा, आप लोग नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो और आप लोग इन प्रूफ को अच्छे से देखिए कैसे इनको प्रूव किया हुआ है। एक बार नज़रों के सामने से निकाल लीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ आप लोग क्यों लिख रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपकी का गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने डेल्टा H को देख लिया, डेल्टा H आपका क्या होता है, NCPDT होता है, डेल्टा U का आपने देख लिया, NCVDT होता है, लेकिन आपने डेल्टा G को नहीं देखा और डेल्टा A को नहीं देखा। तो डेल्टा G को थोड़ा टाइम देंगे, डेल्टा A को थोड़ा टाइम देंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ओपन सिस्टम को पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स से, क्योंकि क्लोज सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा। तो डेल्टा G को पढ़ने वाले हैं, डेल्टा A को पढ़ने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर हमें डेल्टा G की जरूरत क्यों पड़ी, डेल्टा A की जरूरत क्यों पड़ी, अगर हमारे पास डेल्टा U और डेल्टा H है तो इन पोटेंशियल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसकी बात करेंगे। बहुत बेसिक बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी। तो बेसिकली हम लोग जो अपने मैक्सवेल बॉन्ड्स को जो हमने याद किया है उसको हम लोग अभी प्रूव कर रहे हैं हर एक चीज़ों को। तो आज की क्लास में जो भी पढ़ा, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगता है तो आप लोग RJ अकेडमी के साथ कुछ कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, आप लोग हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एनी अमाउंट इज अप्रिशिएबल, आप बहुत छोटा अमाउंट में भेज सकते हो, आप लोग कितना भी अमाउंट हमें भेज सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग प्लीज़ कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए ताकि हम लोग आपके लिए नए नए कोर्सेज को लाते रहें। नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो 9053519385। इस नंबर के ऊपर आप लोग फ़ोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।